हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी की क्लास 7th की बुक और कंप्लीट बुक इसमें हम करेंगे और इसमें हम करेंगे इनका व्याकरण वाला पार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की बुक्स कर रहे हैं और जो लैंग्वेज हैं उसमें हम कर रहे हैं इनका व्याकरण वाला पार्ट। तो एनसीईआरटी की बुक्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहती हैं। तो अब हम हिंदी जो कर रहे हैं, ये हिंदी आपकी जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है या फिर सामान्य हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए ये यूजफुल रहेगी। तो आज की क्लास में हम करेंगे वसंत का भाग 2 और भाग 1 हम कर चुके हैं क्लास 6 में। क्लास 6 का भी मैंने आपको कंप्लीट बुक एक ही वीडियो में करा दी थी, तो कम टाइम में आपका ज़्यादा पार्ट इसमें कवर हो जाता है, आपको जगह जगह बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती हैं। तो अलग अलग क्लासेस की ऐसे ही बाकी की वीडियोज़ भी आएंगी और व्याकरण वाला सारा पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो इसमें हम ये वाला सेक्शन देखेंगे जो कि होता है भाषा की बात। आप चाहें तो बुक्स में भी इसको मैच कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज मैंने ये लिया है। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरंसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। ये जो आप रेखांकित शब्द देख रहे हैं ये है हमारा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये गुण बता रहा है संज्ञा शब्द का। अब क्योंकि विशेषण का हमें पता है कि जो संज्ञा शब्दों की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, और इसमें भी इसके अलग अलग प्रकार होते हैं और ये है हमारा गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही हमें और भी शब्द बताने हैं जो कि कविता में आए हों, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो कविता से ही संबंधित है। तो इसमें बाकी के अगर हम देखें तो एक है हमारा पुलकित पंख। पुलकित इसमें विशेषण है और पंख है इसमें संज्ञा। कटुक निबोरी, कनक कटोरी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, विशेषण शब्द। इसमें भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। तो भूखे प्यासे में देखो बीच में जो है योजक शब्द लगा है, तो इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं योजक चिन्ह। तो दोनों ही कह सकते हैं हम इन्हें। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे जो लिखा हुआ है ये वास्तव में ये होता है भूखे और प्यासे। तो और हमने लोप कर दिया है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, योजक चिन्ह लगा दिया है। तो इसको हमने शॉर्ट में कर दिया है, छोटा कर दिया है लिखने की सुविधा से। तो ऐसे ही हम बाकी शब्दों को भी लिखते हैं। तो इस तरह के अगर हम अन्य शब्द देखें तो वो होंगे हमारे अमीर गरीब। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अमीर और गरीब। ऐसे ही होगा हमारा सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य और सही गलत, धूप छाव, सुबह शाम। तो इनको हम बीच में और लगाकर भी लिख सकते हैं। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं तो योजक चिन्ह या फिर समासिक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं और हटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ पंक्तियों ये कुछ पंक्तियां दी हुई हैं कविता की। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। तो समानता का बोध कराने के लिए क्या हम शब्दों का यूज़ करते हैं, सा सी से, अगर हमें किसी से समानता दिखानी हो। तो यहाँ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमें और ऐसे और शब्द यूज़ कर करके वाक्य बनाने हैं। तो हम अगर देखें नीला सा, हम इस शब्द से बना सकते हैं। जैसे आकाश नीला सा हो गया है। रुई से, नाना जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए हैं। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं या फिर किसी से तुलना कर रहे हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें उपमा अलंकार भी होता है। मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी, यानी कि मिश्री जैसे मीठी होती है वैसे ही बातें लगती थी कृष्ण की बातें मिश्री सी। तो इस तरह से समानता हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। तो इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। और किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कि पूछ पूछ कर और छू छू कर, मतलब जोर दे रहे हैं हम किसी बात पर, तो हम इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैं वहाँ जा जाकर थक गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। तो जोर दे रहे हैं हम किसी बात पर, इसलिए हम 2 बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होंगे हमारे जैसे कि अब बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो हम एक बात पर जोर दे रहे हैं इसमें एक तरह से।
बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है, जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये दादी माँ कहानी है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। होता है ना, कोई अलग अलग क्षेत्र होते हैं अपने, तो ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। आपके यहाँ पर भी कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपके क्षेत्र में ही बोले जाते हैं। तो जो बोलियाँ होती हैं हमारी लोकल जो हमारी भाषा होती है, उसके अंदर सभी की अलग अलग अपनी अपनी बोलियाँ होती हैं। तो उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि थोड़े से फेरबदल के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे ही उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि निक्सार, बरहम्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका। तो ये जो शब्द हैं ये क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं। और अगर हम इनका शुद्ध रूप देखें कि मतलब किस तरह से ये भाषा में प्रयोग होते हैं, तो देखो इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। मतलब अगर इस शब्द को हम कहीं और यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कुछ और इसको उच्चारित किया जाता है। जैसे कि चिवड़ा को चिड़वा और चूड़त्र, मतलब दो शब्द हैं ये और भी इसके प्रचलित हैं चिवड़ा के। ऐसे ही और पोहा भी कहा जाता है इसको। चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र और पोहा, मतलब 3 नामों से और पुकारा जाता है। ऐसे ही छौंका को छौंक कहते हैं कहीं पर इसको तड़का कहते हैं। ऐसे ही निक्सार, उरिन और बरहम्मा, इनके जो शुद्ध रूप हैं या फिर हम कह सकते हैं कि किसी और क्षेत्र में ये प्रयोग होते हैं। तो ये होंगे, निक्सार का होगा निकास, उरिन का होगा उर्रिन, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है उर्रिन, और ब्रह्मा का होगा ये ब्रह्मा। तो इन शब्दों का ये क्षेत्रीय रूप है जो ये हमने ये वाले शब्द देखे, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा सा इनको परिवर्तित कर दिया जाता है, शुद्ध भाषा नहीं बोली जाती है। तो इस प्रकार के 10 शब्दों को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे कि काहे, बंदा, कृपा, कार परोजन, लक्ष्मण, आपा, भनक, घना, बटेऊ। तो ये हमारे क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं, क्षेत्रीय बोली के। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। देखो लेखक जो हैं, ये जो रचनाएं होती हैं हमारी, इसमें कुछ ये थोड़ी सी आकर्षक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि थोड़ी सी वो आकर्षक हो जाती है हमारी रचना। वैसे ही यहाँ पर लेखक ने किया है इस पाठ में। तो लेखक ने तुलना करी है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें पहले में, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो संभ्रांत का मतलब होता है भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति, और यहाँ संभ्रांत महिला की बात हो रही है तो भ्रम में पड़ी हुई महिला हम कह सकते हैं। तो संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ऐसे ही लेखक ने प्रयुक्त किया है ये वाली लाइन, माँ और दादी मौसी और मामी की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर समानताएं प्रस्तुत की हुई हैं। ऐसे ही अगर हम और वाक्य देखें तो हम देख सकते हैं जो इसमें प्रयोग हुए हैं। सचमुच दादी माँ सा भ्रष्ट देवी सी लगी, देवी सी। तो एक तरह से यहाँ पर क्या किया गया है, समानता दिखाई जा रही है। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि समानताओं के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे कि भांति, किसी की तरह, या फिर सी, सा, या फिर जैसे। ये हमारे क्या होता है, तुलनात्मक शब्द होते हैं या फिर इनसे हम समानता दिखाते हैं। और हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, यहाँ पर भी जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। मतलब कि ये जो है तूफान से तुलना की जा रही है उनके भाषण यानी बोलने की। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। यहाँ पर भांति शब्द का प्रयोग हुआ है समानता दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव सजीव होती हैं। और लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। तो देखो इस तरह की जो लाइनें होती हैं उनमें मानवीकरण अलंकार भी होता है। तो इस तरह की जो लाइनें हमारी वो हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था। देखो कंधे होते हैं किसके, इंसान के, लेकिन उन्होंने हिमालय के कंधे बना दिए। तो इसका मतलब क्या कर दिया इन्होंने, मानव से संबंध इसका जोड़ दिया। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। जो शब्द हम मनुष्यों के लिए यूज़ करते हैं वो देखो इन्होंने नदियों के लिए प्रयुक्त किया है यहाँ पर। ऐसे ही हम बाकी की भी देख सकते हैं, जिसमें कि हमने मानव संबंधी चीज़ें जो हैं उनके नाम हमने निर्जीव वस्तु को दे दिए हैं।
जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं नदियाँ संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। नदियों को जो है संभ्रांत महिला की हमने एक तरह से यहाँ पर एक तरह से रख दिया है नदियों को। जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं। ये भी देखो हिमालय की गोद, जबकि इंसान की या फिर जीवों की होती है गोद, लेकिन हमने निर्जीव चीज़ को क्या कर दिया, एक तरह से सजीव बना दिया। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तो इन सभी में आप देख सकते हैं किस तरह से हमने निर्जीव वस्तुओं को जीवित बना दिया कुछ शब्दों का प्रयोग करके। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विशेषण और विशेष्य के बारे में, तो आपने नहीं देखी है क्लास तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए हुए हैं, इनको सही मिलान करना है। सही मिलान वाला देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखो संभ्रांत क्या होगा, महिला होगा, क्योंकि भ्रम में पड़ा हुआ होता है संभ्रांत का मतलब। और चंचल क्या होगा, नदियाँ। समतल आंगन, घना जंगल, और मूसलाधार क्या होती है, वर्षा। तो ये इजी था मिलान करना। देखो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी में जो है द्वंद्व समास है, और इसका अर्थ क्या होता है, देखो राजा और रानी। अभी हमने देखा भी है पहले भी एग्जाम्पल में कि और हटा करके हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह लगा देते हैं। तो कई जगह पर जो है द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है, वो शब्द हमें बताने हैं। तो ये शब्द हैं छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी, माँ बाप। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं माँ और बाप। तो और हटा करके योजक चिन्ह हमने लगा दिया यहाँ पर। नदी को उल्टा लिखने से दीन बनता है, और जिसका अर्थ होता है गरीब। तो ऐसे ही हमें कुछ सार्थक शब्द बताने हैं जो कि सार्थक शब्दों से ही बने हैं उल्टा करके। तो सार्थक होने चाहिए दोनों ही शब्द, जिनसे हम बना रहे हैं और जो बनेंगे वो भी। तो ये जो है संज्ञा का नाम भी लिखना है। देखो दीन जो बना वो क्या हुआ, हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जो संज्ञा बनेगी उसका नाम भी हमें बताना है। तो ये 5 शब्द हैं। तो इनका अगर हम उल्टा करें, जैसे कि नव का क्या बनेगा, वन बनेगा, और ये भी संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वन का प्रकार नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बताया गया है वन। और राम का होगा मरा, ये है भाववाचक संज्ञा, ये एक भाव है। राही का होगा हीरा, और ये है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। धारा का उल्टा हो जाएगा राधा, और ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि ये नाम है। नामी का हो जाएगा मीना, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस तरह से आप सार्थक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं इस मेथड से। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप क्या है, वैत्रावती। और अभी हमें यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, इनके हमें नाम दिए हुए हैं दूसरे नाम, वो पुराने भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं। तो हमें मैच करना है इनको सही से। तो मैचिंग मैं दिखा देती हूँ इसका उत्तर आपको। सतलुज का होगा शतद्रुम, ये पुराना नाम था इसका। झेलम का वितस्ता पुराना नाम है। रोपड़ रूपपुर, अजमेर अजमेरू, बनारस वाराणसी, वाराणसी का पुराना नाम है बनारस। विपाशा विपाशा, तो ये है चिनाब का पुराना नाम। आगे देख सकते हैं, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो ये देखो इसमें ही पर ध्यान दो, ये यहाँ पर जो ही का प्रयोग हुआ है, ये ही वाला जो वाक्य है नकारात्मक अर्थ दे रहा है। वैसे तो हमने ही शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, लेकिन और नकारात्मक भी कहीं से नहीं लग रहा है, लेकिन भाव जो है ये नकारात्मक दे रहा है। तो इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। तो इसका मतलब ये नकारात्मक वाक्य है, लेकिन हमने कुछ इस तरह से ही का प्रयोग करके इसको ऐसे प्रेजेंट किया है कि ये नकारात्मक नहीं लग रहा है। तो इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है वो नकारात्मक भी होगा, प्रश्नवाचक भी होगा, लेकिन नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं वो। अब जैसे ये ही था ना, ये नकारात्मक नहीं दिख रहा था, लेकिन नकारात्मक था ये। ऐसे ही इसका भी उल्टा हो जाएगा। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, दिखने में क्या लग रहा है ये कि प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, लेकिन इसका जो भाव निकल रहा है वो निकल रहा है कुछ अलग। इसका जो भाव निकल रहा है वो पॉजिटिव वे में निकल रहा है, सकारात्मक वे में। तो इनका कहने का मतलब है महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, मतलब महात्मा गांधी को सब जानते हैं। हुआ ना सकारात्मक, लेकिन इसमें क्या लग रहा है, नकारात्मक लग रहा है और प्रश्नवाचक भी लग रहा है, जो कि नहीं है। ऐसे ही हमें बाकी 3 वाक्य बताने हैं, दोनों ही तरह के।
जैसे कि ही के प्रयोग वाले अगर हम कहें तो वे शायद ही यह काम पूरा करें, मतलब इनका कहने का मतलब है कि वो काम पूरा नहीं करेंगे। उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ, मतलब उनको नहीं पता है कि मैं अस्वस्थ हूँ। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए, मेरे ध्यान में तुम्हारा ख्याल नहीं आएगा, कुछ ऐसा इसका मतलब है कहने का, यानी कि ये नकारात्मक है ही के प्रयोग वाले वाक्य। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें, वैसे तो ये नहीं के प्रयोग वाले हैं, प्रश्नवाचक भी हैं, लेकिन इनका जो भाव निकल रहा है वो एकदम सकारात्मक निकल रहा है। जैसे कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, कहने का जो अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है कि कंस के षड्यंत्र को सब जानते हैं, लेकिन यूज़ कैसे किया हमने, प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्दों के साथ। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, मतलब मोदी जी को सब जानते हैं। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता, मतलब माता के स्वभाव को सभी पहचानते हैं, इसका ये भाव है। आगे बढ़ते हैं। जब कई बार दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कठपुतली शब्द में इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है, काठ और पुतली, ये दोनों सार्थक शब्द हैं और जब एक साथ मिले तो क्या बन गया, कठपुतली। तो इससे बोलने में क्या आ गई, सरलता आ गई। इस तरह से हम कुछ शब्द और बना सकते हैं। जैसे काठ से बना क्या, कठगुलाब, कठफोड़ा। ऐसे ही इन शब्दों से हमें बनाना है। जैसे हाथ या हथ से बना क्या, हथकरघा, हथकड़ी। सोना या सोन से क्या बना, सोन नदी, सोनभद्रा, सोन जूही। मिट्टी या मट से क्या बनेगा, मटमैला, मटका। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है और कविता में पीछे आगे प्रयोग हुआ है। देखो, अगर जनरली हम यूज़ करते हैं इन शब्दों को तो हम क्या यूज़ करते हैं, आगे पीछे, लेकिन कविता में हम क्या करते हैं, जब हमें तुकबंदी करनी होती है तो हम इनको शब्दों को ऐसे भी लिख देते हैं, एक दूसरे के अपोजिट करके भी, मतलब एक दूसरों को की जगह बदल के पीछे आगे हमने यहाँ पर प्रयोग किया है कविता में। तो क्योंकि ध्वनि से इनका तालमेल हमें बनाना होता है, इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही इन शब्दों को हमें परिवर्तित करके लिखना है। तो ये तो बहुत इजी है, इनको इनकी जगह बदल देंगे। जैसे कि दुबले पतले कर देंगे, पतला दुबला। इधर उधर का कर देंगे, उधर इधर, और फिर नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल, इस तरह से कर देंगे हम इनको। अब है नेक्स्ट चैप्टर, मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया, ये अलग अलग हैं। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से क्या है, ये क्वेश्चन बताने हैं इन पर आधारित, और ऊपर लिखे वाक्यांशों में इनका क्या प्रयोग है। तो अगर हम बात करें मिठाई वाला की, तो मिठाई वाला में वाले से आने वाला पहले जो आने वाला शब्द है वो है हमारा संज्ञा, यानी मिठाई जो है ये एक संज्ञा शब्द है। और बोलने वाली गुड़िया की बात करें तो इसमें हमारा बोलने वाली शब्द जो है ये है विशेषण शब्द और गुड़िया जो है वो संज्ञा है। और जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था वो था ऊपर वाले वाक्यांश में इनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। व्यक्ति क्या है, मिठाई वाला जो मिठाई बनाता है वो व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, और बोलने वाली गुड़िया एक वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लाइनें दी हुई हैं यहाँ पर, इसमें बताया गया है वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है ये। क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो देखो ये प्रयोग आजकल होते नहीं हैं भाषा में, इनके बदले अब हम कुछ और शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे कि वे भी जान पड़ता है, जान पड़ता की जगह हम प्रयोग में लाते हैं प्रतीत होता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। ऐसे ही किस तरह देते हो मुरली की जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, क्यों भाई मुरली किस भाव बेचते हो। और इसी तरह से दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर मोल भाव तो कीजिए। तो चलकर ठहराव से के अलावा अब हम ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा बहुत फेरबदल भाषा में होता रहता है वक्त के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इसको अगर वाक्य को पढ़ें तो इसमें होते होते के प्रयोग से बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं, मतलब होते होते जो शब्द है वो ये चीज़ बता रहा है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हमें और शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं जो इस तरह की बात बताते हों कि वो काम करने से पहले ही क्या होता है, बिगड़ जाता है। जैसे कि सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई, मतलब पहले से ही बिगड़ गई, पहले ही बिगड़ गई, बात बनने से पहले ही। मैं ताजमहल पहुँचते पहुँचते रह गया, वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई, सुबह से घर की सफाई करते करते मैं थक गई। तो इस तरह से हम इन शब्दों का और तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लाइनें दी हुई हैं, सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी,
इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं और हर वाक्य में अर्थ इनके भिन्न है, मतलब अलग अलग अर्थ है इनके। जैसे कि किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। इसी तरह से हम और शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। जैसे कि यह मशीन ठीक ठीक काम करती है, रीता घड़ी घड़ी रोना ठीक बात नहीं है। और यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर ही दुकानें नजर आएंगी। आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है। मतलब जो इन शब्दों का अर्थ होता है उसके बदले इनका दूसरा अर्थ यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। जैसे यहाँ पर घड़ी घड़ी कुछ अलग तरीके से यूज़ किया गया है। इस पाठ में आए हुए मुहावरे और कहावतें पढ़ें और वाक्य प्रयोग करें। तो देखो कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। इनका वाक्य प्रयोग देख सकते हैं। मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देने से परिवार के सारे लोग घबरा उठे। लुटेरों ने गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया, मतलब हमला करना। महंगाई के राक्षस ने हमारे घर में घर कर रखा है। मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी, मतलब शाबाशी दी। पाठ को पढ़ते हुए ध्यान कई बार विराम चिन्ह की ओर गया होगा और अब हम देखते हैं एक पैरा जो कि विराम चिन्हों से मुक्त है। हमें इसमें विराम चिन्ह प्रयोग करने हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आजकल के एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो मेथड होता है इनको प्रयोग करने का, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपको वो समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। तो देखो अगर हम देखें पहली लाइन, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। फिर अरे, अरे बाप रे, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ प्रयोग करेंगे क्योंकि एक आश्चर्य सा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वो बिजली थी या आफत, इसके बाद फिर विस्मयादि चिन्ह। और याद आते ही जब भी दिल धक धक करने लगता है और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, तो यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। थोड़ा सा जब रुकना होता है तो अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। खंबे महाराज, तो ये भी विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यहाँ पर लगा देंगे हम। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, यहाँ पर लगेगा पूर्ण विराम। और अंग थर थर काँपने लगते हैं, यहाँ पर भी पूर्ण विराम आ जाएगा। तो इस तरह से हम विराम चिन्हों का करते हैं प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पंक्तियाँ दी हुई हैं इनको अगर हम देखें, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, यहाँ पर अंडरलाइन है। और पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, और घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। तो ये जो सा सी इसमें शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये एक तरह से हमारे क्या बताते हैं, एक तरह से हम हमारे तुलनात्मक शब्द होते हैं जो कि तुलना करते हैं दूसरे शब्दों से या व्यक्ति से या जो भी चीज़ से हम तुलना करना चाहते हैं उससे तुलना करते हैं। और उपमा के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार भी ऐसे आपको लाइनों में मिल जाएगा। तो जिस तरह जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार भी होता है। तो अगर हम बात करें इन तीनों मतलब इन सभी शब्दों की, तो देखो अगर हम देखें इनका अर्थ, नदी चादर सी मतलब नदी चादर के समान, चादर से तुलना की गई है नदी की। और भेड़ों के गल्ले सा मतलब भेड़ों के झुंड के समान, भेड़ों के झुंड से तुलना की गई है किसकी, जो हमारा ये दिया हुआ था सिमटा बैठा है कैसा, भेड़ों के झुंड के जैसा। तो एक तरह से तुलना की गई है। पानी पर्दा सा यानी पानी पर्दे के समान, पर्दे से पानी की तुलना की गई है। और मरियल सा कुत्ता यानी कमज़ोर कुत्ते से तुलना की गई यहाँ पर छोटा सा दिल यानी छोटा दिल, नन्ही सी चिड़िया छोटी चिड़िया। तो इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए या समानता दिखाने के लिए। तो देखो कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, आंधी, दहक, सिमटा। तो इनको हम दो तरह के अर्थ में हमें इनका प्रयोग करना है, अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। तो अगर हम इनको प्रयोग करें, देखो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे आंधी का दो तरह से। आंधी ने बहुत उत्पात मचाया, और दूसरा अगर हम कहें तो मेरे मन में कश्मकश की आंधी चल रही है। इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर है दहक, घर के कोने में अंगीठी दहक रही है और उसके मन में बदले की आग दहक रही है। देखो यहाँ पर तो एक तरह से आग के से मतलब है दहकने का, और ये जो अंदर की जो हमारी ज्वाला होती है, अंदर की जो आग होती है, जलन होती है, उसको हम कहते हैं दहकना।
रामलाल जी बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अपना कारोबार सिमटा रहे हैं और पिता के डांटे पर बालक अपनी माँ की गोद में सिमट गया। तो दोनों अलग अलग अर्थों में यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं और ये हमसे पूछा था। दो दो अलग अलग संदर्भ में हमने यहाँ पर इनका प्रयोग किया है। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं, जैसे कि गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस पर इसका प्रयोग किया गया है, सरफेस के लिए यानी किसी सतह पर प्रयोग हुआ है। दूसरा है कभी पर हिलाती थी, यानी कि पंखों के लिए। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। पर का यहाँ पर मतलब क्या है, लेकिन या फिर किंतु परंतु के अर्थ में जो हम यूज़ करते हैं वो पर का यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो तीनों का जो उद्देश्य है उसी तरह से हम यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस और बना सकते हैं। जैसे जामुन के पेड़ पर तोता बैठा है, उस मोर के पर कितने सुंदर हैं, यानी पंख। राधा का रीना पर बहुत एहसान है। इस तरह से हम इनका और दूसरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो, ये 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे या बोले जाते हैं। तो खड़ी बोली में देखो अब ये इस तरह से लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, और लेकिन इनका जो पहले का रूप है ये है। तो हिंदी की निकट बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग जो हैं अलग अलग होते हैं। तो ऐसे और शब्द हमें देखने हैं जिनका कि मतलब प्रचलित जो हिंदी है वो अलग है, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय जो भाषा या बोली होती है उसमें हमारा प्रयोग जो है इनका अलग होता है। जैसे जो हिंदी का जो रूप है इसका ये है आओ, लेकिन अगर हम किसी क्षेत्रीय भाषा में बोली में देखें तो इसको बोला जाता है अयो। ऐसे ही करना को क्या किया जाता है, करियो। अरे जरा करियो। अब आप अगर नॉर्थ इंडिया में देखें, ये यूपी वाले एरिया में, तो कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे देना का दियो, कोई चीज़ हम मांगने के लिए हम कहते हैं ये दियो जरा, इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है शब्दों का। नेक्स्ट है द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ होता है दो और शाखा का अर्थ है डाल। तो द्विशाखा पेड़ के तने का वो भाग है जो जहाँ से 2 मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती है, तो इसलिए हम इसके साथ द्वि का शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक संख्या को बता रहा है ये। ऐसे ही त्रि से हम शब्द बनाते हैं त्रिकोण, ये भी एक संख्या को बता रहा है, 3 होता है इसका मतलब। तो इसी तरह से हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में ये अक्सर आते हैं। और इनके हम बाकी शब्द अगर लिखें, हम तीनों भाषाओं में अगर लिखें इनको, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तो इनको हम देख लेते हैं किस तरह से लिखे जाएंगे। एक हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, संस्कृत में होता है एकम और अंग्रेजी में 1 इसे कहते हैं। हिंदी में 2, संस्कृत में 2 और अंग्रेजी में 2। 3 त्रीणि 3, 4 चत्वारि 4, 5 पंच 5, 6 षट 6 और 7 सप्त 7, 8 अष्ट 8, 9 नव 9, 10 दश 10। तो इस तरह से ये तीनों भाषाओं में नंबर हम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी, जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने का मतलब आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं, ठी 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 हंसना या ठठा मारकर हंसना। ये बोलचाल में प्रयोग होता है कि कहते हैं ना ऐसे ठहाके मार के क्यों हंस रहे हो, ठठियाकर क्यों हंसते हो। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया है। और साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। तो आना प्रत्यय से हमें 4 और सार्थक शब्द बनाने हैं, जैसे शर्म प्लस आना शर्बाना बन गया, रोज़ जमा आना रोज़ाना, दिख जमा आना दिखाना, और घबराना घबरा जमा आना घबराना। इस तरह से हम और सार्थक शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, प्रचलित रूप है इनके ये। कहीं पर आपको सुनने को मिलेगा परे और कहीं पर सुनने को मिलेगा पड़े। तो ऐसे ही हर शब्द के कई कई प्रचलित रूप होते हैं क्षेत्रीय बोलियों में। तो अगर हम बात करें विपत्ति की, तो ये कहीं पर विपत्ति आपको सुनने को मिलेगा। मछली मछली, तो मछली को मछली भी कहते हैं। बादल को बादर भी कहते हैं और शीत को शीत भी कहते हैं। इस तरह से आपको बोलियों में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा जगह जगह पर इन शब्दों में। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो पहली पंक्ति में बै का प्रयोग कई बार हुआ है और दूसरी में जय का प्रयोग कई बार हुआ है। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की क्या होती है, सुंदरता बढ़ जाती है। और इस तरह के उदाहरण हम और लिख सकते हैं। और ऐसे जो ये वाक्य होते हैं तो उनमें हमारा क्या मिलता है, अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो ऐसे और एग्जाम्पल हैं, संपत्ति संचही सुजान, काली लहर कल्पना काली, काल कोठरी काली। तो यहाँ पर कै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। चारुचंद्र की चंचल किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखांकित जो मुहावरे हैं किन भावों को स्पष्ट करते हैं? ये दो मुहावरे इन भावों से जुड़े और बताने हमें। तो देखते हैं, पहला है हमारा, माँ ने दांतों तले उंगलियां दबाई, सारी कक्षा सांस रोके हुए उस तरफ देख रही है। और इसके हम और बना लेते हैं, जैसे कि हमारा मुहावरा है दांत तले उंगली दबाना, और इसका जो भाव देखो यूज़ हुआ है, एक जगह तो हैरान होना और एक जगह विस्मित होना। और भाव जो है हमारा ये आश्चर्य का भाव है, आश्चर्य जो होता है हमें। तो जैसे कि कारीगरों की नक्काशी देखकर मैं हैरान हो गया, तो एक तरह से आश्चर्यचकित होना होता है। और इसको हम दांत तले उंगली दबाना भी मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं हैरान होने की जगह पर। ऐसे ही सेकंड है सांस रोके हुए, मतलब क्या है, दम साधे खड़े रहना या प्राण सूख जाना। और भाव इसका होता है डर लगना, मतलब डर के मारे ऐसा होना। तो इतने लंबे सांप को सभी दम साधे देख रहे थे, मतलब सांस रोके हुए। पिताजी को गुस्से में देखते ही मेरे प्राण सूख गए, मतलब सांस रुक गई एकदम से। तो भाव इनका थोड़ा सा अलग अलग करके हमने यूज़ किया है दो अलग अलग वाक्यों में। विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। और नीचे लिखे गए वाक्यों के रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जो विशेषण शब्द हैं वो 2-3 भी यूज़ हो सकते हैं एक शब्द के लिए। जैसे कि यहाँ पर रकम के लिए हमारे 2 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, इतनी और बड़ी, दोनों ये विशेषण है। और कंचे के लिए हमारे यूज़ हुए हैं सफ़ेद और गोल, तो दोनों ये विशेषण है। तो एक शब्द के लिए हम कई विशेषण भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे ही हम बाकी के उसमें भी देख सकते हैं, कई विशेषण हैं इसमें। जैसे ठंडी अंधेरी दोनों विशेषण हैं, खट्टी मीठी भी दोनों विशेषण हैं, ताज़ा स्वादिष्ट भी और स्वच्छ रंगीन भी। तो 2 विशेषण इन शब्दों के लिए प्रयुक्त हुए हैं यहाँ पर। और इनका आप वाक्य प्रयोग में भी देख सकते हैं। आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है, इतनी सारी खट्टी मीठी गोलियाँ माँ लेकर आई है, और चलो बच्चों ताज़ा स्वादिष्ट भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, स्वच्छ रंगीन कपड़े हमारी रानी बेटी पहनेगी। तो 2 विशेषण यहाँ पर यूज़ हुए हैं हर शब्द के लिए। तो नई नई चीज़ें यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको सीखने को मिलेंगी, तो इनको आप ज़रूर पढ़ें। टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसी वजह से मैं कंप्लीट बुक एक ही वीडियो में करवा रही हूँ, जिससे कि आपको सारी बुक ना पढ़नी पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो सुविधाजनक आपका ये हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे कि धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी इनके प्रयोगों में जो है अंतर है। वैसे तो हमें सुनने में तो एक जैसा लग रहा है ढब से या धम से, लेकिन इनका जो प्रयोग हम करते हैं वो कुछ अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि धम से, छप से, इनका प्रयोग हम ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए करते हैं। एक तरह से हम आवाज़ कि किसी की ध्वनि कैसी निकल रही है वो हम दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि छप से कोई पानी में अगर कूद रहा है तो उसका क्या कहेंगे, वो छप से कूद गया। तो इस तरह से हम ध्वनि में इनका प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों का। तो कुछ शब्द नीचे दिए हुए हैं, इनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। मतलब वाक्य प्रयोग क्या, जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उसमें हमें इनको इनके अकॉर्डिंग भरना है, किसमें कौन सा फिट बैठेगा। जैसे मेंढक पानी में कैसे कूद गया, छप से कूद गया। पानी की कैसी आवाज़ होती है, जब मेंढक कूदेगा तो छप से आवाज़ आएगी। तो वैसे ही यहाँ पर हमें बताना है, ये ध्वनि सूचक शब्द दिए हुए हैं, ये एक तरह से आवाज़ बता रहे हैं कि कैसी आवाज़ होगी। दूसरा है हमारा, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद कैसे टप से चूक गई। तो जब पानी गिरता है, पानी की जो बूंद गिरती है वो कैसी आवाज़ करती है, टप से। तो एक तरह से ध्वनि बता रहे हैं। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई। जब चिड़िया उड़ती है तो एकदम से उसके पंखों की आवाज़ आती है, तो कैसी आवाज़ है, फुर से, इस तरह की आवाज़ निकलती है एक तरह से। तो ये भी ध्वनि बता रहे हैं। ठंडी हवा सन से गुजरी और मैं थर से काँप गया। तो ये हमारे एक तरह से शब्द हैं जो कि इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खान पान शब्द, खान और पान 2 शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्दों में और छिपा हुआ है, तो देखो इसको हमने एक साथ जोड़ दिया है, जबकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उसमें होता है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास तो अच्छे से कवर हो गया होगा, इसमें कई बार आ चुका है। तो द्वंद्व समास के बीच में क्या है, ये योजक शब्द छिपे होते हैं, अथवा या फिर और जैसे शब्द।
तो इनका हम शब्दों का वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। ये जो शब्द हैं हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ऐसे ही इनका वाक्य प्रयोग अगर देखें, सीना पिरोना, आजकल सीना पिरोना सभी को आना चाहिए। भला बुरा, तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया। वृद्ध होने के कारण नाना जी का चलना फिरना कम हो गया। इतना लंबा चौड़ा बिजली का बिल देखकर मैं हैरान रह गई। घर में रोज रोज की कहाँ सुनी, अच्छी बात नहीं है। और गांव के घरों की छत घास फूस की होती है। तो काफ़ी नॉलेज का खजाना है ये बुक्स। रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप से बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। तो बाकी इन शब्दों से हमें और ऐसे ही शब्द बनाने हैं जो कि इनसे बन पाएँ। जैसे गंध से बनेगा गंधहीन, गंधक, सुगंध, दुर्गंध। रंग से बनेगा रंगहीन, बेरंग, बदरंग, रंग रोगन। फल से बनेगा सफल, कुफल, असफल, फलदार, फलित। ज्ञान से बनेगा अज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी। कुछ शब्द दिए हैं, इनका देखो संधि करना है और विग्रह करना है। जिसका जो करना है वो करेंगे। इनकी हमें संधि करनी है, इनका करना है विग्रह। तो संधि नील जमा आब की करेंगे तो ये बन जाएगा नीलाभ। नव आगंतुक की करेंगे तो ये बन जाएगा नवागंतुक। सिंहासन का क्या विग्रह करेंगे तो सिंह जमा आसन बनेगा। मेघाच्छन्न का करेंगे तो मेघ जमा आच्छन्न बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण को गौ वन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौ का पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द हमें बताना है। तो गौवन के रखवारे शब्द के लिए एक शब्द है गोपाल। अब नीचे देखते हैं। देखो नीचे ये जो लाइनें हैं, इनमें रेखांकित शब्द जो है नन्ही नन्ही घर घर, ये जो शब्द है 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार आया है। तो इन्हें पुनरुक्ति कहते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। पुनरुक्ति शब्द किसे कहते हैं? पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा है। तो देखो जिसका जो हमने ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमारा पहला जो लाइन में है नन्ही नन्ही, ये है हमारा विशेषण, क्योंकि ये बूंद की विशेषता बता रहा है। और दूसरी में जो यूज़ हुआ है घर घर, ये है हमारा क्या संज्ञा। संज्ञा की तरह ये शब्द यूज़ हुए हैं। ऐसे ही हमें और बताने हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो वैसे दिए हुए हैं, जैसे कि मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। ऐसे हमें और बनाने, मतलब हाँ यहाँ पर दिए हुए हैं ये। तो जैसे यहाँ पर मीठी मीठी बातें, ये यहाँ पर विशेषण की तरह यूज़ हुआ है। और यहाँ पर क्या है, ये संज्ञा की तरह, फूल फूल महके, ये संज्ञा की तरह यूज़ हुआ है। ऐसे ही हम यहाँ पर बना लेंगे विशेषण पुनरुक्ति जो है। जैसे पिताजी बाजार से ताज़े ताज़े फल लाए, तो यहाँ पर ताज़े ताज़े क्या है, विशेषण है जो कि फलों की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही आज रोहन ने मीठे मीठे बेर खाए, तो यहाँ पर मीठे मीठे क्या है, विशेषण है। तो ये विशेषण पुनरुक्ति हमने देख ली। यहाँ पर हम देखेंगे संज्ञा पुनरुक्ति, जहाँ पर संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति हुई है, यानी रिपीट हुए हैं। तो शहर शहर सिनेमा की धूम है, तो यहाँ पर शहर शहर क्या है, संज्ञा है। और आजकल गली गली मंदिर बन रहे हैं, तो ये गली गली जो है यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नई नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं NCERT से, तो इनको ज़रूर पढ़ें। किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए, और सेनानियों हम ज़्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं, एक से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़े ई की मात्रा प्रयोग हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने छोटे ई की मात्रा कर दी है, जैसे हमने बहुवचन बनाया। तो सेनानी शब्द की वर्तनी में क्या बदलाव हुआ, ये मैंने बता दिया। सेनानी में नी की मात्रा दीर्घ थी, बड़ी मात्रा थी, और इससे क्या हमने कर दी, जब बहुवचन बनाया ऋस्व कर दी मात्रा, यानी छोटी कर दी। जो छोटी मात्राएं होती हैं उनको हम ऋस्व कहते हैं। ऋस्व स्वर में आता है ये। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरा स्वर वाला वीडियो देख लें आप, स्वर मैंने कराए हुए हैं। तो ऋस्व स्वर में हमारी 4 मात्राएं आती हैं, ये छोटी, तो हमने छोटा कर दिया इसको, स्वर को, जब हमने बहुवचन बनाया। सेनानी कर दिया सेनानियों। और ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ इकार होता है, यानी कि बड़ी की मात्रा होती है, तो बहुवचन बनाने पर इकार हो जाता है, यानी कि उसमें छोटी की मात्रा हो जाती है। जैसे बड़े ई की मात्रा लग रही है, तो ये क्या होती है, हमारी छोटे ई की मात्रा हो जाती है जब हम बहुवचन बनाते हैं, इस तरह के शब्द। तो और जिन शब्द के अंत में ऋस्व इकार होता है, यानी कि उनके पहले ही छोटी ई की मात्रा होती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ दृष्टि, तो इसके स्टार्टिंग में क्या है, इसके लास्ट में आप मात्रा देख रहे हैं, छोटी है पहले ही छोटी मात्रा है, तो ये मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन किस में होता है, जब बड़ी ई की मात्रा दी हो, तो उसमें ही सिर्फ परिवर्तन होगा जब हम बहुवचन बनाएंगे। तो अब ये शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका हमें बहुवचन बनाना है। जैसे नीति का क्या बनेगा, नीतियों, तो देखो छोटे ई की मात्रा थी तो हमने परिवर्तन नहीं किया। स्थिति का हो जाएगा स्थितियों, इसमें भी परिवर्तन नहीं हुआ। जिम्मेदारियों जो है वो है जिम्मेदारी का, तो देखो जिम्मेदारी में बड़े ई की मात्रा थी, तो ये हमने क्या कर दिया, छोटे ई की मात्रा कर दिया।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें देखो बड़े ई की मात्रा है, सलामी में हमने क्या कर दिया, सलामियों, छोटे ई की मात्रा कर दी। स्वाभिमानियों का जो है वो है एक वचन स्वाभिमानी, और यहाँ पर भी बड़े ई की मात्रा थी जो कि बहुवचन में क्या बन गया, छोटे ई की मात्रा बन गई। गोली का हो जाएगा गोलियों। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से एक वचन से बहुवचन परिवर्तन करने में हम मात्राओं का ध्यान रखते हैं। और देखो एक ही नियम है ये सबके लिए, और इसी तरह से बाकी शब्दों का भी बहुवचन हम बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। जैसे प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, तो इनमें देखो हल्का हल्का अंतर है। और ऐसे ही ये है संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। अब इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है जिससे कि हमें पता चले इनमें अंतर क्या है। जैसे प्रेरणा के लिए हम लिख सकते हैं, हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे दादाजी हमेशा प्रेरक कहानियाँ सुनाते हैं। मुझे देशभक्तों के प्रसंग प्रेरित लगते हैं। तो तीनों को हम इस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। अब बात आती है संभव की। आज माँ का आना संभव है। संभावित, हमारी संभावित यात्रा कल शुरू होगी। संभवतः यह कार्य संभवतः आज नहीं होगा। इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है उत्साह की। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को उत्साह देखते ही बनता है। नया साल आने की खुशी में अभी उत्साहित हैं। उत्साहवर्धक होगा। श्रोताओं की तालियां खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक होती हैं, उत्साह बढ़ाने वाली होती हैं। है तो अर्थ थोड़ा सा इनका मिलता जुलता ही, थोड़ा सा परिवर्तन इनका हो जाता है वाक्य प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुनुक मिजाज शब्द। तुनुक मिजाज दो शब्दों से मिलकर बना है। क्षणिक, तनिक, तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। तो इस प्रकार का रूपांतरण दूसरे शब्दों में भी होता है। जैसे अगर बात करें तो बादल के ये परिवर्तित रूप है, मतलब अलग अलग थोड़े से। जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, तो ये सभी बादल के रूप हैं। मयूर, मयूरा, मोर, ये मोर के रूप हैं। दर्पण, दर्पण और दर्पण। इस तरह से हम इनको वर्तनी में, मतलब वर्तनी में इनका थोड़ा सा परिवर्तन आता है, बोलने में थोड़ा कम आ रहा है परिवर्तन। शब्दकोश की सहायता से एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए और कम से कम 4 शब्द और अन्य रूप लिखें। तो एक तरह से हम कहेंगे पर्यायवाची हमें बताने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इच्छा, इच्छा का होगा चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। फूल का होगा पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। पुत्री का होगा बेटी, तनिया, सुता, आत्मजा। जल का होगा पानी, नीर, तोय, सलिल। तो इस तरह से हम इनके समान अर्थ बता सकते हैं, मतलब समान रूप इनके लिख सकते हैं। हर खेल के अपने नियम और खेलने के तौर तरीके होते हैं और शब्दावली भी होती है, अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, फुटबॉल के खेल से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, गोल, बैकिंग, पासिंग, बूट। तो अब हम एक और गेम के बारे में लिखेंगे, उससे संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में लिखेंगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन आया था। अब मुझे ये तो नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट में पूछा गया था, शायद जीके में पूछा गया था। तो इसमें देखो कुछ जीके भी इंक्लूड रहती है, तो हो सकता है जीके में क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे कोई शब्द दे दिया जाता है, जैसे पिच दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस खेल से संबंधित है। इस तरह के शब्द इस तरह से क्वेश्चन में आते हैं। तो क्रिकेट का देख लेते हैं। क्रिकेट के होंगे बल्ला, गेंद, विकेट, पिच, अंपायर, चौका, छक्का, रन। तो ये शब्दावली क्रिकेट से जुड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तित हो जाता है। इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं यहाँ पर। इनके मूल शब्द हमें पहचानने हैं और बताना है क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रत्यय अगर है तो कौन सा प्रत्यय इसमें, मतलब प्रत्यय तो वैसे बताया हुआ ही है क्योंकि इत प्रत्यय वाले ही हैं ये। तो परिवर्तन हमें बताना, मतलब अलग अलग करके लिखना है मूल शब्द और प्रत्यय को। जैसे अगर हम देखें प्रमाणित, प्रमाणित जो है प्रमाण में इत प्रत्यय जोड़ने से बना है। व्यथित बना है व्यथा में इत जोड़ने से। द्रवित बना है द्रव में इत जोड़ने से। मुखरित बना है मुखर और इत से। झंकृत बना है झंकार और इत से। शिक्षित बना है शिक्षा और इत से। मोहित बना है मोह और इत से। और चर्चित बना है चर्चा और इत प्रत्यय जोड़ करके। तो ऐसे ही हम बना सकते हैं इक प्रत्यय के भी। अभी हमने क्या देखा, इत प्रत्यय के बारे में। तो ऐसे ही हम सप्ताह और इक को जोड़ करके बनाते हैं साप्ताहिक। बाकी के भी हम बना सकते हैं। ये वाले हमारे शब्द बने हुए हैं इक प्रत्यय को जोड़ करके। इनका मूल शब्द हमें बताना है, कौन सा मूल शब्द होगा इनमें। तो मौखिक हमारा बना है मुख जमा इक से। संवैधानिक बना है संविधान जमा इक से। प्राथमिक बना है प्रथम जमा इक से। नैतिक बना है नीति जमा इक से।
पौराणिक बना है पुराण जमा इक से, दैनिक बना है दिन जमा इक से। प्रत्यय और उपसर्ग में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है जब हम इनको अलग करते हैं। तो मूल शब्द जो हमारा होता है, मूल शब्द क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक सार्थक शब्द होता है, क्योंकि हम उसे निरर्थक शब्द नहीं बना सकते। जैसे मौखिक को अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या सोचेंगे कि मौख इसको लिख देते हैं, लेकिन मौख तो कोई शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है ये। तो इसलिए हम मूल शब्द देखते हैं कि कौन सा मूल शब्द बनेगा सार्थक शब्द। तो मुख होता है जिसका कुछ अर्थ होता है, तो मुख से जो बोला मतलब मुख से जो काम करने वाला होता है उसको बोला जाता है मौखिक। तो इससे ही बन गया ये मौखिक, तो इसीलिए यही होगा हमारा सार्थक मूल शब्द इसका। बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इनमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का अर्थ, यानी शब्द का जो प्रमुख अर्थ है दूसरे शब्द पर टिका है। यानी जो इनका गाड़ी शब्द है इस पर ही इनका अर्थ टिका है कि ये कौन सा शब्द है। तो ऐसे समासिक शब्दों को तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें कि हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। और ऐसे हमें और शब्द लिखने हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि दूसरा शब्द जो है उस पर इनका अर्थ डिपेंड रहता है। जैसे कि ऋण मुक्त की बात करें तो ऋण से मुक्त विग्रह हो जाएगा इसका, स्नान घर का हो जाएगा स्नान के लिए घर, देश निकाला का हो जाएगा देश से निकाला, गंगा तट का हो जाएगा गंगा का तट, नीति निपुण का हो जाएगा नीति में निपुण, पराधीन का हो जाएगा पर के अधीन। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं हमारे तत्पुरुष समास के, और ये तो शायद पूछा भी गया है एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर तत्पुरुष समास पूछा जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस काफ़ी रहते हैं एग्जामिनर के पास पूछने के लिए। तो दूसरा शब्द जो है पहले शब्द की सार्थकता को इसमें स्पष्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, कविता में दो शब्दों के मध्य ये वाला चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसको हम कहते हैं क्या, योजक चिन्ह। तो जिससे उतल पुतल मच जाए एवं कण कण में है व्याप्त वही स्वर। तो इसमें आप देखेंगे तो इन योजक चिन्हों का हुआ है प्रयोग। तो अगर हम बात करें तो शब्दों में की पुनरुक्ति करके कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अगर योजक चिन्ह की जगह अगर हम और का प्रयोग करेंगे तो वो तुक नहीं बनेगा, वो आकर्षक नहीं लगेगी भाषा। लेकिन अगर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा आकर्षक लगती है भाषा, और शब्दों को एक ही शब्द को दो बार प्रयुक्त करके भी थोड़ा सा भाषा का जो है सुंदरता बढ़ जाती है। तो प्राय कवि उन शब्दों पर विशेष बल देने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं, मतलब जिन शब्दों पर हमें बल देना होता है उनके बीच में हम ये अक्सर कविता में प्रयोग करते हैं कवि योजक चिन्हों का। आगे देखते हैं, विराम चिन्हों का उपयोग रुकने, आगे बढ़ने या फिर किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। और विराम चिन्हों का प्रयोग कविता में भी काफ़ी हुआ है, पढ़ने के लिए कहा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, गद्य में आमतौर पर शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे देशराज जाता है, तो इसमें बताया हुआ है हमें जो है का प्रयोग है का, वो ज़्यादातर वाक्यों के अंत में होता है। लेकिन अगर हम कविता पढ़ते हैं जैसे कि कण कण में है व्याप्त, तो ये कविता की पंक्तियां हैं, बीच में से नहीं दी हुई हैं पूरी, और ये लास्ट वाली लाइन है, वही तान गाती रहती हैं। तो इन पंक्तियों में शब्द का प्रयोग जो है अलग अलग जगह पर किया गया है शब्द का प्रयोग, है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। मतलब ऐसा नहीं किया गया जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना है, लास्ट में दिया हुआ है। जैसे कविता में अगर इनको कहीं तुक बनाना होता है तो कविता को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें वैसे ही फेरबदल कर देते हैं। अगर है हमें बीच में लाना होता है तुक बनाने के लिए, तुकबंदी के लिए कविता में, तो हम बीच में ले आते हैं। ऐसे ही हमारी और लाइनें हैं, जैसे कि कंठ रुका है महानाश का। जनरली अगर हम सेंटेंस देखें तो है का प्रयोग होता है सेंटेंस के बाद में, लेकिन इन्होंने क्या किया है, तुक बनाने के लिए इन्होंने है यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। ऐसे ही कविता में और जगह भी आपको है बीच में मिल जाएगा, टूटी है मिजराबे, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। तो इस तरह से भी है का प्रयोग होता है अक्सर कविताओं में। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ एक हिलोर उधर से आए, तो ये पोएम पूरी नहीं दी हुई है, आप चाहें तो चैप्टर में देख सकते हैं। तो इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो कविता है उसमें आए जाए से क्या हो रही है, तुकबंदी हो रही है, और इस तरह के और भी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसे क्या कहते हैं हम, तुकबंदी या फिर अंत्यानुप्रास। देखो अनुप्रास का एक टाइप होता है, अनुप्रास अलंकार का अंत्यानुप्रास, जो लास्ट में तुक बैठता है लाइनों में, और इसको तुकबंदी भी कहा जाता है। तो ऐसे ही तुकबंदी वाले कुछ और शब्द भी हमें लिखने हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं, बैठी है ऐठी है। तो आप सुनेंगे अगर
तो एक ही तरह की ध्वनि निकल रही है, इसी को कहते हैं हम तुकबंदी। इधर उधर, रुद्ध युद्ध, फणी मणि, तो एक तरह की ध्वनि जब निकलती है इन्हीं को हम कहते हैं तुकबंदी। तो हमारी क्लास कंप्लीट होती है यहीं पर, और इसी तरह से हम और भी क्लासेस करेंगे। 12th तक की हम पूरी व्याकरण करेंगे, ऐसे ही कंप्लीट बुक करेंगे एक क्लास की। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।